हेलो एवरीवन, होप एवरीथिंग इज़ वेल। तो जैसा कि हम लोग कर रहे थे इंटरनेशनल रिलेशन का, और इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 4 सीरीज़ कर लिया है। और ये हम लोग का आज लास्ट सीरीज़ रहेगा, और इस तरह से हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन का द एंड करेंगे, ठीक है। आपको पता है कि ये कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम लोग प्री का बात करते हैं, यूपीएससी का, और भी अगर पीसीएस का बात करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और ये एक तरह से बोल सकते हैं कि सफिशियंट है हमारे लिए करंट के पॉइंट से। तो उसी तरह से है, जैसे इकोनॉमी का हो गया, इन्वायरमेंट का हो गया, तो इस ये सब जो कुछ सेक्शन हैं ये इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के लिए। तो हम लोग को इसको मस्ट करना ही है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट का मोस्ट ऑफ द टॉपिक हो गया, और एक दो टॉपिक बाकी है, उसको हम लोग एक दो वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग का कुछ बाकी रह गया था, जैसे बायलैटरल रिलेशन है वो बाकी है, एंड कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड इशू थे, ठीक है, वो बाकी रह गया था। तो इसको भी हम लोग आज इसमें कवर करते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी का हम लोग देखते हैं। तो ये हम लोग का यहाँ से था स्पेस वारफेयर से, ठीक है। तो स्पेस वारफेयर में हम लोग देखते हैं क्या चेंजेस हुए हैं, क्योंकि ऐसे पूछे जाते हैं। पिछले भी अगर बात देखें 2023 में बात करते हैं, तो यहाँ से पूछा गया था अग्नि, और भी ऐसे इससे रिलेटेड बैलिस्टिक मिसाइल से, तो ऐसा पूछा जाता है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये करंट में रहा है। तो ये हम लोग देखते हैं स्पेस वारफेयर में। ये चाइना जो है रिसेंटली वर्ल्ड का फर्स्ट नियर स्पेस कमांड जो है ये, जो कि पावरफुल हाइपरसोनिक वेपन्स है, उसको प्रिपेयर किया, उसको बनाया, ठीक है। इस कारण से न्यूज़ में हो जाता है। तो इसमें ये बात होता है कि अभी चाइना के पास जो है 4 करेंट ब्रांचेज हैं, ठीक है, जिसमें कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड रॉकेट फोर्स है। लेकिन जब ये नया ऐड हुआ नियर स्पेस कमांड, इसको ये हो जाता है चाइना का फिफ्थ फोर्स, इसको नाम देता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ इंक्लूड हैं जो कि हम लोग आगे देखेंगे। बेसिकली इसमें एक आता है नियर स्पेस, और एक है चाइना को जो नियर स्पेस कमांड है। इसमें दो चीज़ डिफरेंस है, ठीक है। नियर स्पेस बेसिकली होता है कि अगर हम लोग ट्रोपोस्फेयर का बात करते हैं अपने अर्थ का स्पेस से, तो जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं 20 to 100 किलोमीटर, तो इस रेंज में जो होता है उसको हम लोग नियर स्पेस का नाम देते हैं, ठीक है। क्योंकि इस रीजन में बेसिकली जो एयर का है डेंसिटी, ये थोड़ा सा थिन रहता है। और साथ ही साथ इसका हम लोग बात करते हैं तो ये जो सूटेबल नहीं रहता है सैटेलाइट इस्टेब्लिशमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे सैटेलाइट भी इस्टेब्लिश नहीं होता है। और इस कारण से, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी बहुत हाई रहता है, ठीक है। तो ग्रेविटी हाई रहने के कारण फॉल करने का डर रहता है, इस कारण से यहाँ पे सैटेलाइट भी नहीं रहता है। और जो मिलिट्री का अगर हम लोग बात करते हैं, मिलिट्री एयरक्राफ्ट का, तो यहाँ पे फ्लाई नहीं कर पाता है अच्छे से, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाता है नियर स्पेस में। और उसी तरह से आपको पता है कि 20 to 80 किलोमीटर अगर ऊपर जाते हैं हम लोग, तो ये बेसिकली ट्रोपोस्फेयर के रीजन में आता है। तो यहाँ पे है जो, जैसे कि हम लोग बात करते हैं। और हाँ, एक चीज़ यहाँ पे ये खास हो जाता है कि ये जो नियर स्पेस का हम लोग नाम जो दे रहे हैं, ये एक इसका अलग नाम दिया जाता है, जिसको कि नो मैन स्पेस बोला जाता है, या फिर नो मैन लैंड रीजन बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि नो मैन लैंड रीजन बोला जाएगा इसको, क्योंकि यहाँ पे ऐसा सुटेबिलिटी नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। और इस कारण से यहाँ पे हम लोग, जैसे कि कोई भी ऐसे एरिया है जो कि 20 to 100 किलोमीटर है अर्थ से, तो इसको हम लोग नियर स्पेस नाम देते हैं। और यहाँ पे मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो है अच्छे से फ्लाई नहीं कर पाता है, सैटेलाइट को भी हम लोग प्लेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेविटी है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और इस रीजन को, इस कारण से ये नो मैन लैंड रीजन बोला जाता है। नाउ आगे देखते हैं हम लोग चाइना का नियर स्पेस कमांड क्या है, ठीक है। तो चाइना को जो नियर स्पेस कमांड है, इसमें बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट ऐड किए गए हैं जिसको कि नाम दिया गया है। और यहाँ पे है, ये जो है बेसिकली ये मॉडर्न हाइपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है, जो कि इनिमी का जो कुछ भी ऐसे एसेट्स होते हैं, इंपोर्टेंट एसेट हो गए, इंपोर्टेंट वेपन्स हो गए, उसको टारगेट करता है अच्छे से, ठीक है। तो इस कारण से ये परफेक्ट इसके लिए हो जाता है चाइना के पॉइंट से। और इसमें बहुत सारे चीज़ ऐसे इंक्लूड हैं, वेपन्स इंक्लूड हैं, जिसमें कि स्पाई बैलून होता है। स्पाई बैलून हमेशा से न्यूज़ में रहा है, और यहीं से चाइना, हाँ, चाइना ने ही स्टार्ट किया था, जिसमें कि बताया गया था कि ये ऊपर इतना हाइट तक उड़ जाता है, बहुत ज़्यादा हाइट तक जाता है। और प्लस में इसमें क्या होता है कि ये इसका एक बेसिकली एक मैन के थ्रू इसको किया जा सकता है, और ऐसे भी ड्रोन का यूज़ करके। और इसमें और भी है, जैसे सोलर पावर ड्रोन इसमें शामिल है। और अगर हम लोग बात करते हैं नियर स्पेस कमांड में, तो और बेसिकली इसका ये है कि जो भी ऐसे हाई एल्टीट्यूड सर्विलांसेस होते हैं, क्योंकि अगर हम लोग रीजन का बात करते हैं तो हाई एल्टीट्यूड पे फाइट करना एक अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इस कारण से यहाँ पे इसका अच्छे से यूज कर सकता है ये चाइना, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं स्पेस वारफेयर के बारे में, ठीक है। तो स्पेस वारफेयर का अगर हम लोग जेनेसिस बोल सकते हैं या इनिशिएशन, तो यहाँ 1962 में स्टार्ट हुआ। और ये स्टार्ट होने का पीछे का कारण था यूएस का, जब यूएस ने ग्राउंड बेस्ड न्यूक्लियर वेपन्स को स्पेस में एक्सप्लॉइट किया, वहीं से इसका नाम दिया गया। और उसके बाद तुरंत ही स्पेस आउटर स्पेस ट्रीटी जो हुआ ये 1967 में साइन हुआ आफ्टर 5 ईयर, ठीक है। जब यूएस ने एक्सप्लॉइट किया ये न्यूक्लियर वेपन्स, क्योंकि ये अपने आप में डिस्ट्रक्टिव होता हो जाता है। और एक तरह से बोल सकते हैं कि एक पूरे वर्ल्ड में एक
डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकता है, ठीक है। तो इसको लेकर के बहुत सारे ऐसे ट्रीटी आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन इनिशिएशन जो होता है आउटर स्पेस ट्रीटी का, ये यहीं से देखने को मिलता है। और जो अगर इसमें हम लोग बात करते हैं तो वैसे फोर्थ डायमेंशंस ऑफ वारफेयर जो है स्पेस में इमर्ज करके अभी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कुछ टाइप्स ऑफ स्पेस वीपन्स, ठीक है। तो इसमें आता है जैसे अर्थ टू स्पेस काइनेटिक वीपन्स, जो कि डायरेक्ट है और ब्रीफली और ऑर्बिटल है। जो इसमें पूछा जा सकता है कि किस में आता है, तो एंटी सैटेलाइट वीपन्स जो है इसमें आ जाता है अर्थ टू स्पेस काइनेटिक वीपन्स में। एक है स्पेस टू स्पेस काइनेटिक वीपन्स, ठीक है। तो इसमें जैसे आ जाता है डेब्रिस क्रिएटिंग को ऑर्बिटल एसैट वीपन्स। देखिए इसमें क्या होता है ना कि जनरली जैसे कि इसमें ये भी इंक्लूड किया जा सकता है कि कोई भी ऐसे सैटेलाइट गया स्पेस में और उसका लाइफ स्पेन एंड हो जाने के बाद जो भी उसका डेब्रिस बचता है वो भी कहीं ना कहीं एक थ्रेट का कारण बन जाता है, ठीक है। तो इस कारण से इसमें भी इंक्लूड किया जाता है। और एक है स्पेस टू अर्थ काइनेटिक वेपन्स, जिसमें कि इसका नाम दिया गया है फोप्स, ठीक है, फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बोम्बार्डमेंट सिस्टम, जो कि स्पेस बेस्ड ग्लोबल स्ट्राइक है। तो ऐसा पूछा भी जा सकता है क्योंकि पूछा गया है। अर्थ टू स्पेस नॉन काइनेटिक वेपन्स, ठीक है, इसमें आ जाता है जैमर आ गया, लेजर आ गया, साइबर अटैक, स्पूफिंग एक्सेट्रा, ये इसमें शामिल है। स्पेस टू स्पेस नॉन काइनेटिक वेपन्स, जिसमें कि को ऑर्बिटल जैमर्स, हाई पावर्ड माइक्रोवेव्स एंड लेजर एक्सेट्रा इसमें शामिल है। तो आप इसमें देख सकते हैं बेसिकली जब आप रिवीजन कीजिएगा तो इसमें ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करता है कि कब हुआ था। फर्स्ट हम लोग याद रखेंगे कि आउटर स्पेस ट्रीटी जो है ये 1967 में आया था, जिसमें कि मास डिस्ट्रक्शन जो देखने को मिलता है, ठीक है। और जो भी ऐसे वेपन्स हैं जो कि मास डिस्ट्रक्शन का कारण बन जाते हैं, तो ऐसे डिस्ट्रक्शन कॉज करने वाले वेपन्स को प्रोहिबिट करना यहाँ पे स्टेप लिया गया था 1967 के आउटर स्पेस ट्रीटी में। उसी तरह से है लाइबिलिटी कन्वेंशन इसमें, कि लाइबिलिटी कन्वेंशन जैसे कि कोई भी ऐसे स्टेट को डैमेज पहुँचाता है, ठीक है, जो कि आउटर स्पेस में जो कि आउटर स्पेस, इसमें एक बात ये है कि ये जो स्पेस हो गया आउटर स्पेस ऑब्जेक्ट और अर्थ, ठीक है, इस अर्थ और स्पेस इसमें दोनों शामिल है। तो वो जो भी ऐसे कॉज कारण बन जाता है स्टेट को डैमेज के लिए, ठीक है, तो ये इसमें शामिल हो जाता है लाइबिलिटी कन्वेंशन में। तो यहाँ से ट्रिकी बनाया जा सकता है कि जो लाइबिलिटी कन्वेंशन है किसके लिए है, केवल स्पेस के लिए है या केवल अर्थ के लिए है। तो नहीं, ये अर्थ एंड स्पेस दोनों के लिए। एक है नेक्स्ट कन्वेंशन ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट लॉन्च्ड इनटू आउटर स्पेस इन 1975 में आया, ठीक है, जिसमें कि रिक्वायर होता है कि स्पेस फेयरिंग नेशंस जो है उनको रजिस्टर करना है स्पेस ऑब्जेक्ट विथ यूएन के साथ में, ठीक है, मून एग्रीमेंट, ठीक है। तो नाम से ही होता है और ये पूछा भी गया है, ये आया था 1979 में। हो सकता है डेट भी पूछा जाए क्योंकि 2023 से थोड़ा सा फैक्चुअल हो गया है यूपीएससी। तो ये मून एग्रीमेंट लाया गया 1979 में, और इसमें बेसिकली ये होता है कि जो मून एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज हैं, ठीक है, उसको ऐसा यूज़ करना है जो कि मतलब बोल सकते हैं बेसिकली सस्टेनेबल ढंग से यूज करना है। इट मीन्स कि हमारे बेनिफिट के लिए और विदाउट कॉजिंग एक तरह से बोल सकते हैं इन्वायरमेंट डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो विदाउट इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब किए और अपने पीसफुल पर्पज से इसको यूज करना है, क्योंकि ऐसे होता है कि स्पेस वॉरफेयर में हो सकता है कि इसका यूज करने लगे एक निगेटिव पर्पज से, तो ऐसा इसमें प्रोहिबिट है, ठीक है। उसी तरह से पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है, 1963 में आया, जिसमें कि टेस्टिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स को बैन किया गया है इन आउटर स्पेस। उसी तरह से नेक्स्ट की प्रिवेंशन ऑफ एन आर्म रेस इन आउटर स्पेस, ठीक है, पारोस, ठीक है। तो ये जो है यूएन रिजोल्यूशन सीकिंग जो है, इसमें बेसिकली एक तरह से बैन किया गया है वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस। तो ये अच्छा है स्टेप लिया गया है। और यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स, ठीक है। तो ये जो है ये ग्लोबल कोलेबोरेशन इन पीसफुल यूटिलाइजेशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ आउटर स्पेस। तो ये नाम से ही डिफाइन करता है कि इसका क्या पर्पस है। तो ये चीज़ है इसमें 102 कंट्रीज जो है ये पार्टिसिपेट किए और इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। और भी इसमें आप देख सकते हैं आर्टिमिस एकॉर्ड, ये तो यूएस का ही नाम से ही पता चलता है, और बहुत सारे स्पेस इसका ये है। अब देखते हैं हम लोग कि इंडिया इस स्टेप्स फॉर डेवलपिंग कैपेबिलिटीज इन स्पेस, स्पेस में क्या इंडिया का रोल है, ठीक है, कौन कौन सा अपना इसके बेनिफिट के लिए या कुछ अदर पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। तो मिशन शक्ति ऐसा पूछा जा सकता है। तो मिशन शक्ति जो है ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, ठीक है, एसेट मिसाइल है। एंड उसी तरह से डिफेंस स्पेस एजेंसी, ये जो है ये ट्राई सर्विस एजेंसी है इंडियन आर्म फोर्स का, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि स्पेस में ऐसा कैपेसिटी डेवलप किया है इंडिया ने। एंड दूसरी तरह से है डिफेंस स्पेस रिसर्च एजेंसी DSRA, ये जो है स्पेस वारफेयर वेपन सिस्टम और टेक्नोलॉजी को क्रिएट करता है, बनाता है। नेक्स्ट है नेविगेशन विथ इंडियन कंस्टेलेशन, ठीक है, तो ये पूछा गया था पिछली बार में, नाविक। और तो इस तरह से है इसमें जो है बेसिकली कि ये इंक्लूड करता है इंडिया एंड रीजन्स अप टू 1500 किलोमीटर्स बियॉन्ड इंडियन बाउंड्रीज। तो ये जो है ये वॉच करता है, ठीक है, और नाम से इसका पता चलता है कि नेविगेट करता है जो इंडिया का आउटर स्पेस से 15 किलोमीटर
रीजन तक। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है इनिमी पे वॉच करने के लिए, ठीक है। उसी तरह से है इंड स्पेस एक्स, ठीक है, जो कि स्पेस वॉरफेयर एक्सरसाइज को स्टिमुलेट करता है। एंड मिशन डिफेंस स्पेस या मिशन डेफ स्पेस, जो कि इंडियन आत्मनिर्भर इन डिफेंस टेक्नोलॉजी बनाने में एक स्पेस डोमेन क्रिएट करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने अच्छे से देखा स्पेस वॉरफेयर। अब नेक्स्ट है ड्रग ट्रैफिकिंग इन इंडिया। क्या इसका रोल है, किस तरह से प्रोहिबिशन का के लिए स्टेप लिया गया, ठीक है। तो अभी का हाल ही में देखा जाए तो 2500 kg जो है ये एक मिनट, तो 2500 kg ड्रग्स जो है ये केरला कोस्ट से ज्वाइंट ऑपरेशन के थ्रू इसको कैप्चर किया गया है, ठीक है। इसमें मीथापेटामाइन जो है, ठीक है, तो ये इसमें शामिल है और ये एक ड्रग का कारण होता है जो कि इसका ब्रेन पे एक अलग इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट डालता है और एक तरह से बोल सकते हैं ये जो है आपका एडिक्टिव है, ठीक है। तो एडिक्टिव इन नेचर है मेथाम्फेटामाइन। तो ये जो है ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था बाई NCB, ठीक है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। और इसमें एक और शामिल है इंडियन नेवी। तो दो मिल करके इसको, और इसको नाम देते हैं ऑपरेशन समुद्रगुप्त। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन समुद्रगुप्त किससे रिलेटेड है। तो एक तरह से जो है कि ऑपरेशन जो लॉन्च किया गया था फॉर ड्रग सस्पेक्शन या ड्रग के इंस्पेक्शन से रिलेटेड, ठीक है। तो ये जो है 2500 kg ड्रग्स को सस्पेक्ट किया गया। और ये इसमें पूछा भी जा सकता है कि कौन सा ड्रग्स शामिल है, तो मिथाफेटामाइन। और ये जो है केरला कोस्ट पे हुआ था। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं कि ऑपरेशन समुद्रगुप्त से क्या मेन इसमें रिलेटेड है, ठीक है। तो ये लॉन्च किया गया था NCB के द्वारा, ये नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, जो कि लॉन्च किया गया था 2022 जनवरी में, ठीक है। तो ये जो है मैरीटाइम चैनल पे बेसिकली कोस्ट से ही रिलेटेड है। ये अब इसमें ये जो है कि इंडिया ड्रग फ्री बनाना है 2047 तक, ये यूनियन गवर्नमेंट का प्लान है, ठीक है। तो इतना ध्यान रख सकते हैं ऐसे। हम लोग ड्रग ट्रैफिकिंग के बारे में देख लेते हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग अगर एक बात करते हैं, गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्रेंगल तो हमेशा से फेमस रहा है और IR में इसको कहीं ना कहीं लिखा जाता है, ठीक है, कोट किया जाता है। आप कर सकते हैं मेंस में। तो ये जो है यहाँ पे अगर गोल्डन क्रिसेंट का बात करते हैं तो ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान वाले रीजन में ऐसे जो बनाता है, तो ये गोल्डन क्रिसेंट का इसको नाम दिया गया है। उसी तरह से म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, तो ये गोल्डन ट्रेंगल हो जाता है। यहाँ से बहुत सारे ऐसे स्मगल किए जाते हैं। तो ये दोनों साइड में, इंडिया में, और इस तरह से ये इसका नाम दिया जाता है। तो जैसे कैनबिस हो गया और भी जो जो भी ऐसे ड्रग्स के चीज़ आते हैं, हीरोइन, तो ये सारे रीजन से कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र किए जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह। हम लोग देख लेते हैं ड्रग ट्रैफिकिंग इन इंडिया, ठीक है। तो इंडिया जो है अभी एक तरह से बोल सकते हैं कि एक ट्रांजिट हब बन गया है, ठीक है, हब और डेस्टिनेशन फॉर ड्रग प्रोडक्शन, ठीक है, जो कि गोल्डन ट्रेंगल और गोल्डन क्रिसेंट का एक तरह से हेल्प से किया जाता है और नाम दिया गया है। और इसमें देखते हैं रिसेंट ईयर में तो ड्रग ट्रैफिकिंग जो है सी रूट के थ्रू ये 70% के अराउंड देखने को मिला है, ठीक है। और समझ सकते हैं कितना इन्वॉल्वमेंट है सी रूट से ड्रग ट्रैफिकिंग में। और मेजर ट्रैफिक जो है इसमें देखा गया है हीरोइन का, ठीक है, जो कि एक ड्रग का कैटेगरी है। एंड इसको जो है इंडो पाकिस्तान बॉर्डर के साथ, और पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इस रीजन में ज़्यादा इसका एक तरह से बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, बाकी तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता अगर हम लोग प्री पॉइंट से देखें, तो कुछ है देख लेते हैं इनिशिएटिव क्या लिए गए। इनिशिएटिव से पूछे जाते हैं, इनिशिएटिव जो है ये ड्रग ट्रैफिकिंग को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या लिया गया, जैसे सिग्नेटरी टू UN कन्वेंशन, ठीक है, जिसमें कि कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग ये 1961 में आया, जिसमें कि कोई भी ऐसे साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है, ठीक है, और ये भी लाया गया साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस 1971। ये सारी चीज़ पे प्रोहिबिशन का काम करता है। या फिर एक है कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस 1988 लाया गया। नेक्स्ट है नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, ये पूछा गया, ठीक है। तो ये प्रोवाइड करता है आइडेंटिफिकेशन, ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन, सोशल रीइंटीग्रेशन। तो इसका बेसिकली तो आप समझ सकते हैं ज़्यादा पर्पस मैटर बस वही रहता है इन पॉजिटिव वे कि हमको टोटली इस तरह से प्रोहिबिट करना है और रोकना है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। इसी तरह से है नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन, ये है रखा गया है टारगेट 2018 टू 2025, ठीक है, जिसमें कि अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम और कम्युनिटी आउटरीच करना, ठीक है। उसी तरह से है नशा मुक्त भारत अभियान, ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह पे इसको ओपन करना है, जिसमें कि 272 मोस्ट वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट को चूज किया गया है, ठीक है। और इस तरह से है ई पोर्टल, जिसको कि सिम्स बोला गया है, ठीक है, सीजर्स इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये है इसमें इन्वॉल्व है। नेक्स्ट है नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये मैकेनिज्म जिसमें कि जो ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट
और जो कोऑर्डिनेशन एमॉन्ग सेंट्रल एंड स्टेट है इसको अच्छे से किया जाए, ताकि जो इफेक्टिव ड्रग लॉ है उसको इसमें अप्लाई किया जा सके, लागू किया जा सके। नेक्स्ट है एनसीबी के बारे में हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री से ऐसा पूछा जाता है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में आता है। ये इस्टेब्लिश किया गया था 1986 में अंडर नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, ठीक है। एनडीपीएस एक्ट 1985 में ये लाया गया था। और इसमें मैंडेट का बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना है बिटवीन दी एनडीपीएस एक्ट और कस्टम्स एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ठीक है, ताकि एक अच्छे से सूटेबिलिटी के साथ इसको इसको ऑपरेट किया जा सके। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ओब्लिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ काउंटर मेजर्स, ठीक है, जिसमें कि इलिसिट ट्रैफिक अंडर द वेरियस इंटरनेशनल, ठीक है, हाँ ये, और ये जो है ये ऑपरेट करेगा 24/7। कुछ देख लेते हैं गाइडलाइन रिलेटेड टू सर्टीन। गाइडलाइन ऑन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिस, तो सर्टीन जो है ये इशू करता है गाइडलाइन ऑन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिस, ऐसा वन वे में पूछा जा सकता है। और इसमें है कि ये अप्लाई होता है टू ऑल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट एंड ऑफिस स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 के अंदर, तो ये सभी पे अलाउ है। और ये बेसिकली ये इसका बात कर रहा है जो टेक्नोलॉजी है, ये दिस गाइडलाइन जो है ये इशू होता है अंडर द पावर कन्फर्ड बाय द सेक्शन 70B, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के थ्रू होता है। तो और ये जो गाइडलाइन है सभी डिपार्टमेंट पे, मिनिस्ट्रीज पे, ऑफिसेस पे अप्लाई है। इसमें अगर बात करते हैं इस गाइडलाइन के अंदर, तो ये जो है ये रिपोर्ट जो है ये सिक्योरिटी ब्रीच होने के बाद 6 आवर के अंदर आपको इसमें नोटिस करना है, ठीक है। तो ये अच्छा खासा इसमें है। एंड दो मीन्स नेक्स्ट है मैंडेटरी साइबर सिक्योरिटी ऑडिट एवरी 6 मंथ। तो जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड ऑडिट करना है ये 6 महीने के अंदर करना है, जो कि मैंडेटरी है। और अगर इसमें एक और चीज़ है कि अगर 15 मिनट तक इनएक्टिव पाए जाते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज़, तो उनको भी इसमें शामिल किया गया है, इस पर एक्शन लिया जाएगा। उसी तरह से है एडमिन से भी रिलेटेड है, चीफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, उनको ये जो है एक्सेस करने से पहले, एडमिन मतलब जो भी ऐसे है उसको एक्सेस करने से पहले सिस्टम को इनसे चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो इस तरह से है, अच्छा खासा प्रोविजंस इसमें शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ इसका। इसमें है सर्टेन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, तो ये भी ध्यान रखना है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से बाहर कर दिया गया है सर्टेन को, ठीक है। तो जो भी ऐसे है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ये इशू करता है नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन, ठीक है, जो कि ऐड करता है सर्टेन इन सेकेंड शेड्यूल ऑफ द आरटीआई एक्ट। और जो भी ऐसे सेकेंड शेड्यूल में है तो उसको जनरली बाहर ऐसे रखा गया है, ताकि मतलब कोई ऐसा नेसेसरी नहीं है कि इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा सके। तो सेक्शन 24 ऑफ द आरटीआई एक्ट है, ये बताता है कि जो लॉ जो है, ठीक है, वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा इन इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हो सकता है इसमें सेंसिटिव इशू रहते हैं, सेंसिटिव डेटा रहते हैं, तो इस कारण से इसको आरटीआई से बाहर रखा गया है फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन परटेनिंग टू द एलिगेशंस ऑफ करप्शन एंड ह्यूमन राइट्स वायलेशन शैल नॉट बी एक्सक्लूडेड। तो कोई भी ऐसे एलिगेशंस हैं रिलेटेड टू करप्शन एंड द ह्यूमन राइट्स वायलेशन उसको एक्सक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है, ये भी समझ सकते हैं, बाकी तो ठीक है। नेक्स्ट है रैंसमवेयर रिपोर्ट 2022, ठीक है। तो ये जो है लॉकबिट, ये जो है मोस्ट प्रिवलेंट रैंसमवेयर है। पूछा जा सकता है कि लॉकबिट क्या है, पक्षी है, जानवर है, ऐसे कभी कभी टर्म पूछा जाता है। तो ये लॉकबिट जो है ये रैंसमवेयर है, ठीक है, और जो कि फॉलो किया गया है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो मैकोफ एंड डीजे वी ये मोस्ट प्रिवलेंट है इसके बाद, लॉकबिट के बाद। तो लॉकबिट रैंसमवेयर जो है ये पाया गया है जो कि मैक डिवाइस पे ज़्यादा टारगेट करता है। एंड उसी तरह से है जो कि ये ABCD वायरस जो है एक तरह से इंक्रिप्शन का काम करता है, ठीक है, विक्टिम फाइल में, इस तरह से, इस नाम से। और कैटेगरी, इसका कैटेगरी में देखें तो ये क्रिप्टो वायरस जो है ये कैटेगराइज किया गया है एज ए क्रिप्टो वायरस, क्योंकि जो बेसिकली ये क्रिप्टो करेंसी और डिस्क्रिप्ट फाइल्स पे ज़्यादा ये अटैक करता है, उसको रिक्वेस्ट करता है, उसका डेटा एक्सेस करने का काम करता है, तो इसको क्रिप्टो वायरस भी नाम दिया गया इसके अंदर। नेक्स्ट है ये ऑपरेट करता है रैंसमवेयर एज ए सर्विस, ठीक है, रास मॉडल। बाकी है न्यू वेरिएंट, जैसे कि अगर बात करते हैं वॉइस सोसाइटी एंड ब्लू स्काई, जो कि नोटिस किया गया था 2022 में। तो इस तरह से जो है ये रैंसमवेयर की कैटेगरी में आते हैं। मैकोफोबोस रैंसमवेयर फैमिलीज जो कि मेनली टारगेट करता है मीडियम और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन पे, और जबकि डीजेवीयू जो है ये
इंडिविजुअल लेवल पे भी इसका यूज़ किया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं अदर रिसेंट डेवलपमेंट। ठीक है, तो अदर रिसेंट डेवलपमेंट में देखें तो अकोस्टिक साइड चैनल इफेक्ट, तो ये आप देख सकते हैं जिसमें कि जो भी ऐसे अभी क्या है कि लैपटॉप का जो यूज है वो बढ़ गया है। ठीक है, ऑनलाइन जब से हुआ है तो ये चीज़ बढ़ जाने के कारण जो है इसका एक्सेस किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि एआई के हेल्प के थ्रू, एआई जो होता है इंस्टॉल ये सब चीज़ में, कोई भी ऐसे जो हम लोग एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो वो जो होता है डिकोड कर देता है। कोई भी ऐसा आपका इन्फॉर्मेशन, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है या फिर पासवर्ड है, उसको डिकोड करके इसको इन्फॉर्म कर देता है। ठीक है, और ये जो है पासवर्ड को डिकोड करके इन्फॉर्म कर देता है एआई। और उसके बाद इसको बेसिकली इसमें एक और ख़ास बात ये है कि की स्ट्रोक, जैसे कि हम लोग कीबोर्ड का बटन यूज़ करते हैं उसका आवाज़ से भी ये डिकोड हो जाता है। समझ सकते हैं कितना हाई लेवल का ये अटैक है। तो इसका ये हो जाता है, और इसको ये जो है ये मेथड ऑफ हैकिंग अ क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम जो कि बेस्ड होता है ऑक्सिलरी सिस्टम पे। तो एससीएस जो है ये साइड चैनल अटैक, तो इसको हम लोग समझ सकते हैं इसमें। और इसमें बहुत सारे ऐसे गैजेट शामिल हैं जिसमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पावर, पावर कंजप्शन, साउंड फ्रॉम कीबोर्ड। तो इस तरह से जितने भी होते हैं इतना सेंसिटिव इशू को, मतलब इतना सेंसिटिव मैटर को भी ये इनक्रिप्ट कर लेता है, समझ सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तक का भी अगर उससे निकल रहा है उसको भी। नेक्स्ट है स्पीयर फिशिंग। 30% ऑफ इंडियन फॉर्म्स आर विक्टिम ऑफ